तो यहाँ पर मैं एक गिग की जो फ़ोटो है वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी और मैंने आपको गिग बनाना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि काशिफ़ ने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि आप किस तरह से थंबनेल बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए थंबनेल बनाना आपको नहीं सिखाया क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि जो मैंने आपको बातें पहले बता दी हैं, मैं आगे जाके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने वीडियो एडिट करनी है, जैसे मैं कह रहा था कि वीडियो ऐड जिस तरह वीमियो का बात लोग कर देते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग वीडियोज़ और फोटोज़ ऐड यूज़ करते हैं, सॉरी वीडियोज़ और फोटोज़ को यूज़ करते हैं और जो पीडीएफ्स हैं उसको यूज़ नहीं करते। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप पीडीएफ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है, वो ये है कि हम जो ये इमेज है इसको, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपने फ़ोटो अपलोड की है वो इसका साइज़ ये होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो आप वही फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं जो आपकी अपनी हो या आपने एडिट की हो, या वो इमेज जो यहाँ पर पहले यूज़ नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं इसे कंफर्म करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट देयर का ऑप्शन आ जाता है। अब वो उन्होंने जो हमें एरर दिया था स्टार्टिंग में, वो इसलिए दिया था क्योंकि मैंने नीचे उस जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया, लेकिन उन्होंने साइड पे भी और टॉप में भी बताया हुआ था कि आपने सिर्फ वही पिक्चर्स यूज़ करनी जिसको आप ऑन करते हो या वो फाइवर पे पहले से मौजूद ना हो, वरना आपका जो गिग है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पब्लिश गिग करने जा रहा हूँ और हमारा गिग पब्लिश हो चुका है। मैं यहाँ पर जाऊँ गिग्स में, तो हमारे पास एक्टिव गिग में हमारे पास एक गिग आ रहा है जिसमें हमारे पास चेंज बैकग्राउंड, मैनिपुलेशन एंड रीटचिंग है। इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रीव्यू करूँगा यहाँ से, तो ये प्रीव्यू होगा, यानी कि अगर कोई और देखता है तो वो हमारा इस तरह से गिग शो होगा। ये आप देख सकते हैं, अबाउट दिस गिग आ गया हमारे पास, एडिटिंग टाइप आ गया, मोशन जी 779, स्प्रेडिंग कलर्स थ्रू आर्ट आ गया हमारे पास, कंपेयर पैकेजेस आ गया। ये बिल्कुल वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शामिल हो गई हैं जो कि हम वहाँ पर ऐड कर रहे थे, जो कि हमने बाकी जो हमने बाकी गिग्स देखे थे उनमें आई थी। अब ये बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया है यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये शो हो गया है। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि गिग किस तरह से लगाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको फॉलो किस तरह, उनको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हैं और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इसके फ़ीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो उसमें जो फीचर्स हमारे पास, ये न्यू फीचर्स आए थे, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग एनालिटिक्स, अर्निंग, कम्युनिटी और मोर। तो हमारे पास यहाँ पर स्विच टू बाइंग और ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं सबसे पहले डैशबोर्ड में चला जाता हूँ, ये आपको बता देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन का स्टेटस शो हो रहा है, यहाँ मेरी प्रोफाइल पिक्चर आएगी जो कि रिमूव हो गई थी क्योंकि वो मैंने दूसरी गिग पे लगाई हुई है अपनी, इस वजह से रिमूव हो गई थी। तो अब ये मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप लगाते हैं तो कितनी जल्दी वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक न्यू नहीं लगाई, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। यहाँ पर मेरा यूज़र नेम शो हो रहा है। एन ए का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी तक जो रेटिंग लोगों ने दी है वो यहाँ पर रेटिंग शो नहीं हो रही। अगर यहाँ पर जब रेटिंग दे देंगे तो यहाँ पर रेटिंग शो हो जाएगी। रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि मैं कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ, वो 100% है क्योंकि अभी तक मैंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप वो 100% या 0% आप कह सकते हैं। डिलीवर ऑन टाइम 100% है क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है, तो 100% ही है क्योंकि मैंने कोई कैंसिल भी नहीं किया। ऑर्डर कंप्लीशन मेरा है 100%, जिसका मतलब ये है कि मैंने 100% ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, और इसका ये भी मतलब है कि मैंने एक ऑर्डर भी कैंसिल नहीं किया। तो अब सितंबर में मैंने कितने अर्न किए हैं, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, इनबॉक्स में कितने मेरे पास मैसेज हैं, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पर टिप्स दी हुई हैं कि किस तरह से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फाइवर पे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें। इनके अपने कोर्सेज भी होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा टिप्स होती हैं जो कि टॉप सेलर बनने में मदद देती हैं, जिसको हम आगे जाके जानेंगे कि टॉप सेलर्स, उसके बाद लेवल 1 सेलर्स, लेवल 2 सेलर्स और न्यू सेलर्स क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास एक्टिव ऑर्डर्स, अगर आपके जो ऑर्डर्स एक्टिव होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि आपके कितने ऑर्डर्स एक्टिव हैं, 2 हैं, 3 हैं, और उनकी कितनी अमाउंट बनती है, तो वो यहाँ डैशबोर्ड में आपको शो हो जाएंगे। मैसेजेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस आएंगे कि आपके पास न्यू ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट आ गया है, फलां बंदे ने ऑर्डर दिया है और फलां बंदे ने रिविजन्स का कहा है, वो सब के सब यहाँ पे आएंगे नोटिफिकेशन में। इनबॉक्स में जो आपको मैसेज करता है शख्स, वो यहाँ पर शो होगा। इसी तरह ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर
मैनेज सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास प्रायोरिटी कौन सी, मतलब ये है कि जो सबसे पहले ऑर्डर देगा उसका यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद जिसने उसके बाद ऑर्डर दिया है वो उसका ऑर्डर इस तरह नेक्स्ट आता है, यानी प्रायोरिटी बेस पे आता जाएगा कि किसका ऑर्डर जो है आपने पहले करना है, और उसके जो ड्यू कब होगा, उसके जो टोटल प्राइस कितनी है, उसके नोट्स कितने हैं, स्टेटस क्या एक्टिव है, कंप्लीट हो गया है या वो कैंसिल हो गया था, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास ये न्यू ऑर्डर्स हैं, हमारे पास एक्टिव ऑर्डर्स जो चल रहे होते हैं, लेट डिलीवरी जिनकी होती है, जो डिलीवर हो चुके होते हैं, कंप्लीट जो किए होते हैं, कैंसिल किए होते हैं, जो स्टार किए होते हैं, इनको हम ऐड फेवरेट में डाल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिग्स आ जाते हैं। गिग्स में आप सिंपल जाएंगे तो आपके सारे गिग्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें इंप्रेशंस हैं। इंप्रेशंस का मतलब ये है कि कितने लोगों को आपका गिग दिखाया गया है। क्लिक्स का मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके गिग पे क्लिक किया है, उसको चेक किया है। ऑर्डर्स का मतलब ये है कि कितने ऑर्डर्स आपको इस गिग से आए हैं, और कैंसिलेशन का मतलब ये है कि कितने परसेंट ये, अगर 100 ऑर्डर्स आए हैं उसमें से आपने 5 ऑर्डर कैंसिल किए हैं तो उसका मतलब 5% कैंसिलेशन रेट आपका यहाँ पे शो होगा। तो एनालिटिक्स में हमारे पास एनालिटिक्स आ जाती हैं, जिसमें आप एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि हिसाब किताब रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक्स के इन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, जिसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स में हमारे पास टोटल अर्निंग्स कितनी हैं, और उसके बाद टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स कितने हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, कि अगर आपने 10 जो है 10 गिग्स को सेल किया है, या 10 आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और उनकी एवरेज प्राइस कितनी बनती है, और सितंबर में आपने कितना अर्न किया है। और यहाँ पर हमारे पास ये इनके ग्राफ आ जाएगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैंसिल कितने हुए लास्ट 30 डेज़ में, अर्न कितने हुए, न्यू ऑर्डर्स कितने आए हैं। उस पर यहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास योर सेलर लेवल आ जाता है, कि जो सेलर का जो हमारा लेवल है वो कौन सा है, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये हर, मैं एक आपको ये बताता चलूँ कि ये हर 15 डेट को ये जो सेलर लेवल होते हैं ये असाइन होते हैं, और इसमें बाज़ लोग जो होते हैं उनको लेवल उसको अप कर दिया जाता है, और बाज़ लोगों को डाउन कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो भी लेवल है वो न्यू सेलर का लेवल है। मतलब ये है कि हम न्यू सेलर हैं, अभी तक हमारे पास कोई मतलब हमने कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, और हम बिल्कुल न्यू सेलर हैं, क्योंकि अभी हमने अपना जो प्रोफाइल है वो बनाई है, और हमारे पास अभी कोई भी जो बैच है, या हमारे पास कह सकते हैं हमारा लेवल है, वो बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हम न्यू सेलर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेलर आता है वो लेवल 1 सेलर होता है, जिसका मतलब ये है कि लेवल 1 सेलर के लिए आपके पास जो है रिस्पांस रेट है वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट भी 90% ज़्यादा होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी भी आपकी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए पास्ट 60 डेज़ में। तो पास्ट 60 डेज़ के बाद ये सब का सब रिवाइज़ हो जाता है। यानी अगर आपने 60 डेज़ में आपके पास 10 ऑर्डर्स आए हैं, और 60 डेज़ के बाद अगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आपके सारे ऑर्डर्स जो पास्ट हैं वो ज़ीरो में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके सब जो है ये रिफ़्रेश हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट और रिस्पॉन्स रेट और ऑन टाइम डिलीवरी सब की सब रिफ़्रेश होकर 100% पे आ जाएगी। रेटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो रेटिंग है 4.7 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आप लेवल 1 सेलर नहीं बन सकते। इसके बाद सेलिंग सीनियरिटी आ गई, हमारे पास ऑर्डर्स आ गए। सेलिंग सीनियरिटी का मतलब ये है कि 60 डेज़ एट लीस्ट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे फाइवर पे आपको लेवल 1 सेलर बनने के लिए। उसके बाद ऑर्डर्स आपको 10 रिसीव होने चाहिए, अर्निंग आपकी $400 होनी चाहिए, जिसको अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करें तो अराउंड 70,000 बनती है। तो यहाँ पर मैं फिर भी कंफर्म कर देता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में। तो मैं यहाँ पर 400, तो 66,000 हमारे पास यहाँ पर बनती है, अर्निंग जो है आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विदाउट वार्निंग्स में ये होता है कि आपने कोई भी ऐसी जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, उनकी आपने वायलेशन नहीं करनी। अगर आप वायलेशन कर देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो आप लेवल 1 सेलर पर नहीं जा सकते। उसमें मतलब ये है कि 30 दिन में, या अब जो आपके पास जो वार्निंग्स है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वार्निंग होगी तो आप लेवल 1 सेलर नहीं बन सकेंगे। तो उसके बाद हमारे पास रेटिंग्स हैं, यहाँ पर हमें रेटिंग्स दी हुई हैं, और आपके जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, अगर आपको यूएस से ऑर्डर आया है, या आपको ग्रीस से आया है, कनाडा से ऑर्डर आया है, मैक्सिको से आया है, या आपको किसी और कंट्री से आया है, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि अब जैसे यहाँ पर ये ब्लैक हो, इसी तरह से ये यहाँ पर कलरफुल हो जाता है। जब आप उस पर माउस लेके जाते हैं, तो माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके इतने ऑर्डर रिसीव हुए और आपने इस कंट्री से इतने ज़्यादा अर्न किए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इनका पेज एंड हो जाता है। तो यहाँ पर लेवल 2 का भी इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। लेवल 2 के आपके क्या माइलस्टोन्स होते हैं, आपको वो कंप्लीट करने होंगे। टॉप रेटेड का भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि ये क्या होते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो न्यू सेलर होता है वो उसने अभी अभी स्टार्ट किया होता है। लेवल 1 ये होता है कि उसने 10 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट कंप्लीट किए होते हैं, $400 से ज़्यादा अर्न किया होता है, और वो उससे 2 महीने हो चुके होते हैं फाइवर पे काम करते हुए। लेवल 2 का अपना क्राइटेरिया होता है, टॉप रेटेड का अपना क्राइटेरिया होता है, और ये बात याद रहे कि अगर आप ये मेंटेन नहीं करते तो आपको वापस भेज दिया जाता है लेवल 1 पे। अगर आप लेवल 2 पे हैं, अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपको वापस न्यू सेलर बना दिया जाता है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये है कि यहाँ पर आपको जो इसका लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो आपका लेवल घटा भी सकते हैं और आपको वापस नीचे ला सकते हैं, और आपको न्यू सेलर भी बना सकते हैं। बेशक आप लेवल 2 सेलर्स हों, तो लेवल 2 के बाद लेवल 1 और उसके बाद आप न्यू सेलर बन जाएंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके बाद मैं आपको चंद और चीज़ें बता देता हूँ। अभी यहाँ पर लिखा हुआ डेज विदाउट वायलेशंस लिखा हुआ है, ये वार्निंग्स लिखा हुआ है। तो या बाकी ऐसे जो जिन पे हमें जो वायलेट करें, जिस चीज़ को हम वायलेट करें, रूल्स को वायलेट करें, तो हमें वहाँ पर जो क्या कह सकते हैं वार्निंग्स मिलती हैं, वो किस वजह से मिलती हैं, उनको क्या क्या रूल्स देते हैं। तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे मैसेज में जाएं, या मैं यहाँ मैसेज में जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल कोई मैसेज नहीं है। तो अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मुझे मैसेज करता है, और मैं उसके मैसेज में जाके यहाँ पर चेक करता हूँ कि चलो उनको मैं आंसर देता हूँ। तो अब वो मुझसे अगर कहेगा कि मैं आपको बता देता हूँ, स्विच टू बाइंग करते हैं, यहाँ पर जाती हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट सेलर पे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पे लिखता हूँ तो ये देख लीजिए कि रिमाइंडर दे दिया है कि जो फाइवर है वो ऐसी जो मतलब अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं वो अलाउ नहीं करता आपको। पे अगर आप कर सकते हैं वो आपको ये अलाउ नहीं करता। उसके बाद आप हैक यूज़ करें, ये आई थिंक इसको आपको अलाउ कर रहा है। उसके बाद आप प्राइस जब मनी भी हम लिखते हैं तो मनी हमें ये मना करता है कि हम नहीं यूज़ कर सकते, पे यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से और काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, यानी कि अगर आप कोई गालम गलोच देता है, तो वो अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ लिख देता है तो वो फाइवर ये है कि उसका जो अकाउंट है वो बैन कर सकता है। उसके पास ये अथॉरिटी है और वो बैन कर देगा, उसी टाइम उसका अकाउंट बैन हो जाएगा अगर कोई किसी को गाली देता है या किसी गलत तरीके से वो बात करता है। तो उसके लिए आपको ये होता है कि जैसे ये पे लफ्ज़ हो गया, प्राइ या कि मनी लफ्ज़ हो गया, इनके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि काइंडली पे $20 या $30 फॉर दिस। आप ये कह सकते हैं कि इसकी प्राइस इतनी हो जाएगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके इतने मनी मैं चार्ज करूँगा, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इतनी इसकी प्राइस हो जाएगी। तो इससे ये है कि आप मैसेज भी कन्वे कर देंगे, अगले बंदे को समझ भी आ जाएगा, और आपकी जो कंडीशंस हैं, वो जो फाइवर की कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, वो भी वायलेट नहीं होंगे। तो एक तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था, और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पर मैं स्विच टू सेलिंग कर देता हूँ। और मैं बाकी चीज़ जो कहना चाह रहा था इसके बारे में वो ये है कि फाइवर पे जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको फ़ौरन ऑर्डर मिल जाएगा या फ़ौरन प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके तरीके होते हैं, उसको हासिल करने के तरीके होते हैं। उसके लिए ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ ऑर्डर्स पे जाएँ, या सॉरी मोर पे जाएँ, मोर पे जाने के बाद बाय रिक्वेस्ट पे जाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास बाय रिक्वेस्ट आ जाती है एक्टिव और सेंट ऑफर। जो आपने सेंड किए हैं वो आ जाती हैं एक्टिव में। ये होता है कि हमारे पास जो एक्टिव होती हैं ऑफर्स वो आ जाती हैं। अब इसमें ये होता है कि आप दिन की जो है 10 ऑफर्स सेंड कर सकते हैं, और इनकी टाइमिंग होती है ख़ास तौर पे न्यू सेलर्स के लिए। जब आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स बन जाते हैं तो उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती, उनके पास हमेशा से ऑफर्स मौजूद होती हैं, और वो किसी को भी ऑफर जो है बाय रिक्वेस्ट है सेंड कर सकते हैं। और उसका ये तरीका होता है कि आप अगर किसी को बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसका ये मतलब होता है कि वो शख्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम है, ये कोई मेरा काम करे और मुझे बताए कि वो कितने पैसे चार्ज करेगा इसके और कितना टाइम लेगा। तो उसमें मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स होते हैं, वो आके वहाँ पर रिप्लाई करेंगे कि हाँ ये मैं काम करूँगा और मैं इसके $10 चार्ज करूँगा, मैं एक दिन में कर दूँगा। कोई कहता है कि मैं $15 में करूँगा, मैं 2 दिन में कर दूँगा। कोई कहता है कि मैं इसको $100 में करूँगा, मैं इसको वीक में करूँगा, लेकिन ये मेरा काम बहुत अच्छा होगा। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, अगर वो काम अच्छा चाहता है या वो चाहता है कि कम प्राइस में हो जाए। अगर वो काम अच्छा चाहता है तो वो $100 वाले को भी दे देगा प्रोजेक्ट, लेकिन वो अगर चाहता है कि कम प्राइस वाले में हो जाए तो वो $5 वाले को भी दे देगा, लेकिन वो क्वालिटी की जो है फ़िक्र नहीं करेगा और वो रिविजन्स भी बहुत कराएगा। तो ये ऐसा होता है फाइवर में। तो आपको जो बाय रिक्वेस्ट हैं वो एक अच्छे अंदाज में सेंड करनी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पोलाइट रह के बात करें फाइवर पे अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। और इसमें ये होता है कि जब आप बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें आपने एक अच्छे अंदाज में बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है। लाइक अगर किसी ने कहा है कि मेरी जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें,
तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई कैन रिमूव योर बैकग्राउंड इन $5 ये वो लिख के आप उसको सेंड कर दें, बल्कि आप उससे सबसे पहले ग्रीटिंग्स करेंगे, हेलो लिखेंगे, उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ इस बारे में, और मैं आप गारंटीड वर्क प्रोवाइड करूँगा और मनी बैक गारंटी भी दूंगा इन केस अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आप ये लिखेंगे और साथ में ये लिख देंगे कि मैंने पहले बहुत काम किया इस बारे में और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी चेक करवा सकता हूँ। उसके बाद आप उसको बाय कर देंगे, यानी थैंक्स लिख देंगे या हैव अ गुड डे या ऐसा कुछ लिख देंगे, जिससे पढ़ने वाले को भी पता चले कि हाँ ये एक समझदार इंसान है, इसको बात करने की तमीज़ है, ये प्रोजेक्ट कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन की आती है कि वो कहते हैं कि हम बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे। और ऐसे ही एक मेरे पास मैसेज आया और उसने मुझे कहा कि मैं रोज़ की 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ लेकिन मुझे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता। और जबकि मैंने उसे कहा कि जब मैं सेंड करता हूँ तो मुझे 10 में से एक या दो रिप्लाई तो आ ही जाते हैं लाजमी, इतने मुझे रिप्लाई आ जाते होते हैं, और वो कह रहा है कि मैं अगर 100 भी सेंड करूँ तो मुझे शायद एक दो ना आए। तो मैंने उससे पूछा कि मैं ये एक सर्विस सेल करना, मैं एक सर्विस ये बाय करना चाहता हूँ, और मैंने उससे कहा कि मैं फ़लाँ सर्विस बाय करना चाहता हूँ और आप मुझे बाय रिक्वेस्ट सेंड करें। तो उन्होंने मुझे बाय रिक्वेस्ट सेंड की कि आई विल डू दिस वर्क इन फ़लाँ अमाउंट, और उसके बाद उन्होंने वो अमाउंट लिख दी, अमाउंट लिखने के बाद लिख दिया थैंक यू, और इसके बाद उन्होंने एक लाइन मेंशन कर दी कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये आप अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, अगर आप किसी को कहते हैं कि या इश्तिहार देते हैं कि मुझे एक कार चाहिए और उसमें से काफ़ी सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें से एक आके कह देता है कि मेरे पास कार है, मैं आपको कार 10 लाख रुपए की सेल कर दूंगा और थैंक यू लिखते साथ आके, तो अब आप क्या समझेंगे कि आप उससे कार ख़रीद लेंगे? जबकि एक दूसरा शख्स आता है, वो आपसे सबसे पहले सलाम लेता है और सलाम लेने के बाद कहता है कि हम कार्स में डील करते हैं, सेल परचेज़ का काम करते हैं और हम आपको कार प्रोवाइड कर सकते हैं, आप आएँ हमारे ऑफिस में, ये फ़लाँ एड्रेस है और हमको मुनासिब कीमत पे अच्छी कार दे सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और यहाँ पर हम आपको हर तरह की कार मिलेगी और ये चेक हुई होगी, इसकी जो सर्विस है वो हुई होगी और इसमें कोई भी फ़ॉल्ट नहीं होगा और हम इसकी चेक गारंटी भी देंगे। तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे जिसने ये कहा था कि हम मेरे पास कार है और मैं 10 लाख में बेचूंगा थैंक यू, या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे कि जिसने लिखा था कि मैं कार्स में डील करता हूँ और मैं ये सब आपको सर्विस और ये गारंटी प्रोवाइड करूँगा और उसकी सर्विस हुई होगी, कार की कंडीशन अच्छी होगी और अच्छी प्राइसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी? तो ज़ाहिर बात है आप उसी के पास जाएंगे जिसने अच्छे अंदाज में बात की है। तो इसी तरह से फाइवर पे भी वहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो भी हमारी तरह होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए और वो लोग उन्हीं को प्रोजेक्ट देंगे जो अच्छे तरीके से उनसे बात करते हैं, और वो लोग कभी भी ऐसे शख्स को प्रोजेक्ट नहीं देते जो उनसे रूडली बिहेव करते हैं। तो आपको चाहिए जब आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें तो आप एक अच्छे अंदाज में सेंड करें, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप पहले सलाम लें, हेलो। अब एक और चीज़ होती है कि जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो उनका एक रिलीजन नहीं होता। अब वो लोग ज़ाहिर बात है वो लोग मुसलमान नहीं होंगे, उनमें से काफ़ी सारे लोग यहूदी होंगे, उसमें काफ़ी सारे लोग ईसाई होंगे, उसमें हिंदूज़ होंगे, उसमें बाकी जो बुद्धिस्ट होंगे और उस तरह के काफ़ी सारे रिलीजन से बिलीव करते होंगे, बिलोंग करते होंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक कॉमन वर्ड यूज़ करें जो इंग्लिश में यूज़ होता है, हाय या हेलो का यूज़ होता है, जो फॉर्मल है वो हेलो है, तो हेलो यूज़ करें आप काइंडली। अगर आप कोई और यूज़ करते हैं, अगर आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं और वो शख्स है ही एथिस्ट है या वो शख्स है ही क्रिश्चियन है या कोई वो ज्यू है, तो ज़ाहिर बात है वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो गलतियाँ निकालता है और गलतियाँ निकालने के बाद किसी ना किसी तरीके से वो किसी को डिग्रेड करना चाहता है। तो वो जब आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो नहीं प्रोजेक्ट देगा, अनलेस कि वो मुसलमान हो, वो पाकिस्तानी हो या किसी और मुल्क से बिलोंग करता हो, तुर्की का हो, वो मुसलमान हो, तो वो आपको प्रोजेक्ट दे देगा और वो खुशी से देगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर न्यूट्रल रह कर बात करनी है, आपने हेलो का यूज़ करना है, हेलो का यूज़ करने के बाद ग्रीटिंग्स के बाद आपने अच्छे तरीके से बात करनी है और आपने ये भी कहना है कि मैं अपने काम का प्रूफ और पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ, या आपने वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो मेंशन कर देना है, बिहाइंस का पोर्ट आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, तो आपने वो मेंशन कर देना है। तो इससे ये होगा कि अगले बंदे को पता होगा कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है और ये अपने काम का सबूत भी पेश करने को तैयार है। तो इस तरह से आप इजीली जो है बायर्स हैं वो ले सकते हैं। आप पहले जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वो बायर रिक्वेस्ट के ज़रिए ही आते हैं, उसके बाद जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इस तरह से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगली बात ये है कि आप जब भी बायर रिक्वेस्ट सेंड करें तो आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह अगर आप कोई $5 का काम चाहता है, आप कहें कि मैं आपको बहुत अच्छा काम प्रोवाइड करके दूंगा और उसकी असल प्राइस जो है वो 50 या $100 हो,
तो अब देखने वाला तो ये कहेगा कि हाँ ये बंदा कह रहा है तो ये प्रोवाइड भी करेगा। और जो क्लाइंट्स होते हैं कम पैसों में जो काम करवाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिविजन्स भी करवाते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा रिविजन्स भी करवाएंगे, वो बहुत तंग भी करते हैं। तो इसलिए आपने जो आप प्रोवाइड करेंगे आपने सिर्फ वही लिखना है, आपने फालतू चीज़ें नहीं लिखनी, वरना क्लाइंट आपसे वो भी काम करवाएगा और आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको ये प्रॉब्लम होगी। जब आप काम कर रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है आपका एक प्रोजेक्ट 2-2 3 4 4 5 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे उस पर। अगर एक दिन का काम था तो वह हफ्ते के काम पे भी जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। और एक और बात ये है कि स्टार्टिंग में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका काम ये होता है आप अपनी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स लें, अपनी प्रोफाइल को ये है कि वहाँ पर ऑर्डर्स आ जाएँ, वो एक रनिंग कंडीशन में हो जाए, ना कि उनको वहाँ पर ऑर्डर्स ना आए। तो इसके लिए आपको कम प्राइस में काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास कोई क्लाइंट आए और आप कहें कि ये मैं काम जो है $50 से नीचे बिल्कुल नहीं करूँगा, और वो कहे कि मैं $40 में करवाना चाहता हूँ और आप ₹1 भी कम या $1 भी कम ना करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको वो 40 क्या 30-20 बल्कि फ्री में भी करना चाहिए। आप अगर फ्री में भी करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उस एक क्लाइंट की वजह से आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी, उसके एक रिव्यू की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको सस्ते में काम करना पड़ेगा। और इसीलिए जो न्यू शॉप्स होती हैं या जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो आपको फ्री में चीज़ें इसीलिए देती हैं या कम प्राइस में इसीलिए देती हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें ये है कि वो प्राइसेस रख देते हैं कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कि आपको ये प्राइस मिलेगा। तो उसलिए इसीलिए रखते हैं ताकि वो लोग किसी ना किसी बहाने उसे टेस्ट करें, उनको वो क्वालिटी अच्छी लगे, वो बार बार वही चीज़ को बाय करें। तो इसीलिए वो करते हैं। और जब आपका कोई क्लाइंट्स हैं, जो अगर आपके पास 5-6 क्लाइंट्स भी जो हैं परमानेंट हो जाते हैं, वो आपको काम देते रहते हैं वीकली बेसिस पे, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप इजीली 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं थोड़ा सा काम करके एक महीने में। तो ये कुछ टिप्स थी जो इसमें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम कॉमन क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ख़ास तौर पे जो फाइवर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब इसमें बाज़ लोग जो क्वेश्चन हैं वो ये पूछते हैं कि जब हम फाइवर पे काम करेंगे तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हज़ारों में भी कमा सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि आप पूरे महीने में $1 भी ना आए, $1 भी ना बने, एक आपको ऑर्डर भी रिसीव ना हो। और ये भी हो सकता है आपके एक महीने में 20-30 लाख या 40 लाख भी बन जाए ईज़िली, और इससे ज़्यादा भी लोग कमा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिले। ये लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये इतना लक पे डिपेंड नहीं करता जितने आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस है, आपके पास जो काम है वो आप अच्छा काम करते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ रहा है, तो आप इजीली प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जबकि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है और आपने कोई काम जो है वो जो आपने काम करके दिया और वो बायर को पसंद नहीं आता, तो ये बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ये होता है कि आपने जो काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आप एक अच्छे अंदाज में करें, उसको आप फाइनल कंडीशन जो है, उसको आप फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा दें जो वो एक्सपेक्ट करता है। ऐसा ना हो कि आप कह दें कि ये मैं काम कर लूँगा लेकिन वो बाद में आप डिलीवर ना कर सकें, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं कम तरीके से या कम काम करके ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, या मैंने एक गिग लगाई हुई और उसमें मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। तो कम पैसे करने वाला तो ये है कि अब आप कोई भी काम करते हैं आपको काम करना पड़ता है। अगर आप मजदूरी करते हैं तो उसमें आपको फिज़िकली आपको जितना है वो काम करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, तो आपको कंप्यूटर पे बैठ के अपनी फिंगर्स और ब्रेन को यूज़ करते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये है कि दोनों में अब तरीका अलग होता है, उसमें जो आप पैसे कमाते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन काम दोनों में ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि बगैर काम किए आप अर्निंग कर सके, तो आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते, जबकि हमारे पास ये सर्विसेज हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन जब उनके सर्विसेज के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैं कॉपी पेस्ट की जॉब कर सकता हूँ, मैं राइटिंग की कर सकता हूँ, मैं आर्टिकल्स में तो हाईली पेड हैं। मैं ये है कि जो उनकी मतलब जो राइटिंग से रिलेटेड होती हैं, डेटा एंट्री का काम कर सकता हूँ, बहुत कॉमन ही होता है। इसमें नुकसान ये है कि अब इसमें ये है कि ये स्किल बहुत ज़्यादा आम है। यानी अगर काम देने वाले अगर 10 क्लाइंट्स हैं वो काम देना चाहते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो 1000 हैं, तो 1000 में से वो 10 जो काम देना चाहते हैं वो क्या पता 10 को मिले, क्या पता 5 को मिले, क्या पता 2 को मिले, या क्या पता एक को ही सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं।
अब बाकी जो लोग हैं वो ये कहेंगे, ये शिकायत करेंगे कि यार काम नहीं आता, जबकि हमारे पास स्किल्स काफ़ी अच्छा है ये वो, और हमारे पास काम आता नहीं और फाइवर पे अर्निंग नहीं होती। तो उसका सबसे अच्छा आंसर यही है कि जब आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो आप वो चीज़ सीखें जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। हमेशा उसी जो बिज़नेस को तरक्की मिलती है जो उस टाइम पे चलता है जब उसकी ज़रूरत हो। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बिस्किट के काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। अगर हम भी बिस्किट का ही एक फैक्ट्री लगा लें और बिस्किट सेल करने लग जाएँ, तो वो इतने ज़्यादा सेल नहीं होंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ें कम मिलती हैं। अगर हम उसको सेल करें तो वो बहुत ज़्यादा सेल होंगी। या वो चीज़ें जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में आ जाएँ, इम्पोर्ट की जाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स भी होंगे और बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा भी होगा और आप बहुत जल्द ग्रो कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ता है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, आपकी अर्निंग भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगी, आप इजीली अर्न भी कर सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद मैं बाकी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, फाइवर के बारे में। तो फाइवर पे जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स में हमें वो पे करते हैं, और 20% फाइवर में रखता है, फाइवर रखता है जैसे कि मैंने पहले कहा, और बाकी जो 80% है वो आपको मिल जाता है। और वो अर्निंग आप किस तरह से पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। तो ये होता है कि फाइवर से अगर आप डायरेक्ट करते हैं, फाइवर से आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में करेंगे तो उसकी जो फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कट जाती है। जो रास्ते में जितने मीडियम से गुजरता है, जो चार्जेस उधर से पास होकर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान उसमें हो सकता है। मतलब आपने $100 ट्रांसफ़र किए हैं तो क्या पता आपको 75 के 80 मिले, क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज जो आपके पैसों को ट्रांसफ़र कर रही होती है वो अपना कमीशन रख लेती है। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप फाइवर को लिंक करें पेयोनीर से। पेयोनीर एक ऑनलाइन बैंक है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। तो पेयोनीर पे अगर आप जाएँ, ये बिल्कुल पेपाल की तरह आप समझ लें। ये पेयोनीर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप एक बैंक अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर आप अपनी लीगल सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसमें आपके आईडी कार्ड की कॉपीज़ होती हैं और इस तरह की बाकी जो लीगल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप इनको दे देते हैं, और आपका एक बैंक अकाउंट बन जाता है जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होता है। इसका मतलब ये है कि आप इजीली घर में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आप दुनिया के किसी कोने से भी अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं, मनी रिसीव करना चाहते हैं, तो ईज़िली कर सकते हैं, और यहाँ पर डिडक्शन भी बहुत कम होती है। तो अगर आप फाइबर से ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप फाइबर से चाहते हैं कि पाकिस्तान में पैसे आ जाएँ, तो ये चंद मिनटों में आ जाते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आप फाइबर पे यहाँ पर आपको जो पैसे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएँगे, आपके जितने भी होते हैं, अगर आपने $100 हो गए हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और क्लियरेंस, अगर आज आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है $100 का, तो वो आपको 15 दिन बाद रिसीव होंगे, यानी 15 दिन बाद आप वो $100 जो है वो निकलवा सकेंगे। उससे पहले आप नहीं निकलवा सकते, क्योंकि फाइवर का ये रूल है कि वो आपके पैसों को 15 दिन के लिए इस पे बिज़नेस करेगा, और बिज़नेस करने के बाद ही वो आपको पैसे वापस देगा। तो इस तरह से वो आपको पैसे वापस जो आपको मिलेंगे, 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे। तो वो 15 दिन बाद पैसे आपके पास यहाँ पर शो हो जाएँगे, और यहाँ पर जब आप अर्निंग्स में जाएँगे तो यहाँ पर जाने के बाद आप ईज़िली अपनी अर्निंग्स जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेट इनकम आ जाती है, विथड्रॉल आ जाती है, यूज़र्स का परचेजेज आ जाती है, उसके बाद पेंडिंग क्लियरेंस आ जाती है, अवेलेबल फॉर विथड्रॉल। जो आपके पास यहाँ पर नेट इनकम है वो ये होगी कि जो आपके पास इस वक्त कंप्लीट हो गए हैं ऑर्डर, जो इनकी जिस तरह आपने $200 आपने अर्न किए, तो वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे। लेकिन क्लियरेंस के लिए अवेलेबल फॉर विथड्रॉल जो है वो कितनी होगी, अगर आपके पास $100 हैं विथड्रॉ के लिए अवेलेबल हो गए, तो आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पेपाल अकाउंट होता है जो कि पाकिस्तान में है ही बैन। उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र होता है, ये जो इसमें हम यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि इसमें डिडक्शन काफ़ी होती है। और फाइवर रेवेन्यू कार्ड होता है, इसमें ये होता है कि मिनिमम आप $30 का विड्रॉ करा सकते हैं, इससे कम नहीं करवा सकते। ये पहले $20 होता था, लेकिन अब $30 हो गया है। तो इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे, ये यहाँ पर आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे जाते हैं, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे पेयोनीर में। पेयोनीर एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ऑनलाइन बैंक अकाउंट है। इस पर आप जाके, इसमें आपके पास जो है आपको शो हो जाएंगे आपके कितने पैसे पड़े हैं उसमें। उसके बाद आप उसको लिंक कर सकते हैं जैज़ कैश से, या आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी पाकिस्तानी नेशनल बैंक अकाउंट से। तो मैं जो मोस्टली करता होता हूँ वो ये है कि जैज़ कैश यूज़ कर लेता हूँ, या मैं अपने HBL बैंक अकाउंट के साथ ही इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। लेकिन चूँकि अब जैज़ कैश का ऑप्शन आ गया, तो जैज़ कैश ये है कि काफ़ी फास्ट है। तो आपको इन शॉर्ट, आपको फाइवर से अगर आप अर्निंग लेके आना चाहते हैं जो कि क्लियर हो चुकी है, वो आप पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं और ATM से निकलवाना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम आपको ये है कि मैक्सिमम तो काफ़ी दिन लग सकते हैं। अगर आपकी क्लियरेंस होने वाली होती है, अगर आपकी वेरिफिकेशन रहती है, तो वो फिर आपको टाइम लग सकता है। लेकिन नॉर्मली जो मुझे लगते हैं वो 10 से 20 मिनट के दरमियान में
वो हो जाता होता है। लेकिन अब ये जो न्यू फीचर आया है, जो जैज़ का फीचर आया है, इसमें और भी ज़्यादा कम टाइम लगना शुरू हो गया है। तो इसमें ये होता है कि आपको आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। आप इजीली जैज़ कैश से विड्रा भी करवा सकते हैं और वो आपके पास जैज़ कैश अकाउंट में आ जाएंगे और वहाँ से आप किसी भी अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एटीएम के ज़रिए आप उसको विड्रा करवा सकते हैं। तो ये हो गया कि अर्निंग किस तरह से पाकिस्तान में रिसीव होती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो फाइबर की जो अर्निंग है यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ पर आ जाती है तो उस पर टैक्स लगता है या सच कुछ होता है या नहीं होता। तो अगर आप मंगवाते हैं बैंक अकाउंट के ज़रिए मंगवा रहे हैं तो वहाँ पर डिडक्शन होती है, वहाँ पर तो टैक्स आपको लगेगा। लेकिन जब आप यहाँ से इसको मंगवा रहे थे, जैज़ कैश के थ्रू मंगवा रहे थे, तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, यहाँ पर डिडक्शन बहुत कम होती है। और इसकी एक और चीज़ ये होती है कि अब इसके लिए बैंक अकाउंट, बहुत लोग सवाल करते हैं कि बैंक अकाउंट कौन सा बनाया जाए ऑनलाइन अर्निंग के लिए, कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ किया जाए। तो मैं पर्सनली जो बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ वो HBL का यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करते हैं या अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट ज़्यादा अच्छा है, तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, उसमें अकाउंट ओपन करवा लें। उसका ये होता है कि उसकी 1 लाख रुपीज़ जो है सिक्योरिटी फ़ी होती है। जब मैंने पता किया था, अब पता नहीं ज़्यादा या कम हो सकती है। तो 1 लाख फ़ी के साथ वो ओपन कर देते हैं, जो कि सिक्योरिटी फ़ी होती है, जो आपके अकाउंट में रहेगा, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप अकाउंट को डीएक्टिवेट करेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ जो है रिटर्न कर देंगे। ये आपकी सिक्योरिटी फ़ी होती है। उसके बाद मेज़ान बैंक होता है, मेज़ान बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। मेज़ान में ये है कि वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो मेज़ान यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं प्रेफर करता हूँ, इन दोनों के बाद मैं HBL प्रेफर करता हूँ। मैं HBL यूज़ कर रहा हूँ, HBL और मेज़ान। अब मेज़ान अब काफ़ी आगे जा चुका है अपनी इस रेस में, तो मेज़ान को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप HBL को यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि काइंडली आप जो प्रोविंशियल बैंक हैं उनको यूज़ मत करें, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक होते हैं जो कि बहुत ही छोटे बैंक होते हैं, आप उनको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें आपको बाद में जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो आपके पास जो मनी रिसीव होगी उसमें देर हो सकती है। अब हमारे पास जो बैंक्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, हमारे पास मिज़ान बैंक, HBL होगा, इस तरह के जो बड़े बैंक्स हैं उनमें आप इजीली जो है मनी रिसीव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत से जो अब ऐसे बैंक हैं जो प्रोविंशियल हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो बैंक में बाउंस कर दिया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो आप इसलिए वो बैंक यूज़ करें जो इंटरनेशनल हो, या वो एक नेशनल लेवल का बैंक हो, ये पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा हो, वो वाला आप बैंक यूज़ करें। तो ये थे कुछ सवाल। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काशिफ ने आपको नंबर दे दिया होगा कांटेक्ट करने का, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको जवाब आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे। और मैं आप बाकी आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड काम करता हूँ, ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड काम करता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करता, मैं उसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि इससे बाहर है, जैसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आती है, तो मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी और आपकी जो प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व होगी। और इसके बाद मैं आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने इसको जितना हो सकता था उतने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसमें अभी भी कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसको आपको समझ नहीं आती, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं उस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा अलहदा से, मैं उसको अलहदा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको समझाना, आपको अच्छे से समझाना मेरा फ़र्ज़ है। और आप ही यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने कोर्स बाय किया है, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझाया जाए। लेकिन अगर अभी भी कोई कमी रह गई है, और ज़ाहिर बात है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो अगर अभी भी कोई कमी रह गई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जितने आप क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है जिसमें आपको ये आ जाता है कि आपका अकाउंट जो है उसकी अर्निंग से रिलेटेड, या बैंक अकाउंट किसी तरह अटैच करते हैं या सच कुछ करते हैं, तो वो आप उस मुझसे पूछ सकते हैं। और उसमें ये है कि मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा, आपका जो सवालात होंगे उनको जवाब दे दूंगा। तो इसके बाद हमने ये कर लिया। उसके बाद एक लास्ट चीज़ मैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड बता देता हूँ, वो ये है कि फेसबुक सॉरी फाइवर जो होता है, फाइवर में आपको एक्टिव रहना पड़ता है ऑर्डर रिसीव करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक यहाँ पर गिग पोस्ट कर दी है और अब मैं इसको डीएक्टिवेट किया, सॉरी मैं इसको ऑफलाइन कर दूँ और मैं सुबह उठूँ, सुबह उठ के देख लूँ कि हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट मैंने चेक किया कि मेरे पास कोई यहाँ पर मैसेज तो नहीं और मैं छोड़ दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको यहाँ पर ऑनलाइन रहना पड़ता है। ये है कि मतलब
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। आप जितना ऑनलाइन हो सकते हैं उतना ज़्यादा ऑनलाइन होने की कोशिश करें। इसी तरह से आप इजीली अर्निंग कर सकेंगे, आपको ज़्यादा इसी तरह से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट ये चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिल जाए, और दूसरा ये है कि उसका रिस्पांस जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर मैं किसी को मैसेज करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मैसेज करूँ जो मुझे जल्द से जल्द जवाब दे सके, ना कि उसको जो कि मुझे लेट जवाब दे। तो ये चीज़ आपको रखनी होती है ज़हन में। और दूसरा, आपने कोई भी ऐसा प्लगइन यूज़ नहीं करना जो कि ऑटो रिफ्रेश हो, क्योंकि जब हम फाइवर में रिफ्रेश नहीं करते तो आईडी जो हमारी होती है वो ऑफलाइन में चली जाती है। तो आपको ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है वहाँ पे। तो आपने कोई ऐसा प्लगइन यूज़ नहीं करना, ऐड ऑन यूज़ नहीं करना जिससे ऑटो रिफ्रेश होता है, और इससे ये है कि आपकी आईडी को नुकसान पहुँच सकता है और वो ब्लॉक हो सकती है। तो ये चंद चीज़ें आपने ये ज़हन में रखनी है। और मैंने जो मेरे पास नॉलेज था फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, वो मैंने सब का सब ट्रांसफ़र कर दिया आप तक। वो मैंने जितनी चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी आप वो पार्ट रिपीट कर सकते हैं। और कोर्सेज़ का और वीडियो कोर्सेज़ का, वीडियो लेक्चर्स का यही मकसद होता है कि आप वो जो है कोर्स है या जो वो पार्ट है आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकें। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आती तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काशिफ ने आपको कॉन्टैक्ट्स दे दिए होंगे जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो कोर्स में इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। जिस ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पर ही आप सजेशन दे सकते हैं, वहाँ पर हम उसे नोट कर लेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज़ होंगे हम उनको ख्याल रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी कोर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।